बंगले वाली बहू का झरने में बेघर ससुराल। अरे भाभी क्या कर रही हो? ऐसे सब्जी काटोगी तो चाकू से तो हाथ कट जाएगा। देखो मैं सिखाती हूँ आपको। और लाओ बड़े बंगले की बहू, हम जैसे गरीब घर से आई होती तब तो घर के काम करना जानती, बड़े बंगले की है भाई। छोटी सी गलती होने पर पार्वती अपनी बहू को खरी खोटी सुनाने लगती है। कुछ ही देर में काजल अपनी बड़ी भाभी पूजा के साथ मिलकर खाना बनाती है और सभी खाना खाकर काम पर चले जाते हैं और राजू स्कूल चला जाता है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी घर में अकेली होती हैं और काम करते हुए बातें करती हैं। निहारिका, तुम तो यहाँ बोर हो जाती होगी ना? तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा होगा, काफी सारे लोग होंगे, तुम्हारे तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी रहता होगा। और यहाँ देखो, माँ पापा खेत चले जाते हैं, घर के मर्द काम पर जाते हैं, राजू भी स्कूल चला जाता है और काजल भी सिलाई सीखने के लिए रोज चली जाती है। फिर घर में हम दोनों ही बचते हैं। ऐसा नहीं है दीदी, मुझे तो शांत रहना ही पसंद है। आपको पता है हमारे गांव में एक छोटा सा जंगल है, वो मेरे घर से दूर था, पर फिर भी मैं उस जंगल में रोज आया करती थी, सिर्फ झरना देखने के लिए। और वहीं पर मेरी और रवि की मुलाकात हुई थी। आप कहो तो हम भी चले क्या? घर में अकेले हैं और सारा काम भी हो चुका है, सबके आने से पहले आ जाएंगे। क्या हमारे गाँव में जो जंगल है तुम उसकी बात कर रही हो? देवर जी से तुम वहाँ मिलती थी? हाँ, मुझे भी ले चलो। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी अपना सारा काम खत्म करके एक साथ जंगल के लिए निकल जाती हैं। कुछ देर में वो दोनों जंगल पहुंचते हैं और जब पूजा जंगल आकर वहां का नजारा देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि जंगल के बीच बड़े बड़े पत्थर, बीच से नदी बह रही थी और काफी बड़ा झरना गिर रहा था। ये देखकर पूजा काफी खुश होती है और झरने के पास जाकर झरने में हाथ लगाते हुए निहारिका से कहती है, निहारिका ये तो सच में बहुत सुंदर है। देखो ना, इस झरने के पीछे गुफा भी है, क्यों ना हम इस गुफा के अंदर भी चले? नहीं दीदी, झरने का पानी गिरता है, क्या पता गुफा के अंदर पानी हो, और यहाँ पर जंगली जीव जंतु भी बहुत है। मुझे तो डर लगता है गुफा के अंदर जाने से, अगर सांप निकला तो। इतना बोलकर निहारिका झरने के पास नदी में पैर रखकर बैठ जाती है और हाथों से पानी को छूने लगती है। तभी कुछ तितलियां उसके आसपास उड़ते हुए आती हैं, जिसे देखकर दोनों ही काफी खुश होती हैं। निहारिका, सच में ये जगह बहुत सुंदर है, अब तो मेरा रोज यहाँ आने का दिल करेगा। पूजा और निहारिका जब प्राकृतिक नेचर को महसूस कर रही थीं, तभी तेज आंधी तूफान चलने लगता है और साथ में कुछ जानवरों की आवाज आती है। अचानक से मौसम कैसे बदल गया? लगता है बारिश होने वाली है और जानवरों की भी आवाज आ रही है। हाँ दीदी, शाम हो चुकी है, शाम को यहाँ रहना सही नहीं, घर चलते हैं, वैसे भी सबके आने का समय हो गया है। इतना बोलकर निहारिका और पूजा घर के लिए निकलती हैं। दोनों रास्ते में ही होती हैं कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो जल्दी से घर आती हैं और कपड़े बदलकर खाना बनाने के लिए बैठ जाती हैं। दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाते हुए बातें कर रही होती हैं। तभी आशा अपनी बहू के पास आती है और कहती है, बहू, तुम दोनों दोपहर को कहाँ चली गई थी? तुम्हारी दादी अकेले कमरे में सो रही थी, जब उनकी आँख खुली तो तुम दोनों में से कोई नहीं था। ऐसे घर खुला छोड़कर मत जाया करो। बुआ, मुझे स्कूल का होमवर्क करा दो। राजू, अभी मैं सिलाई कर रही हूँ, 10 मिनट और दो, उसके बाद करवा दूंगी। कोई बात नहीं राजू, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें स्कूल का होमवर्क मैं करवा देती हूँ। जब भी घर का काम करना होता, छोटी बहू काम ना करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। बहू मायके में भी ऐसे ही करती थी क्या? पार्वती की बातें सुनकर निहारिका दुखी हो जाती है और उसे अपनी मायके की याद आती है, जहाँ वो अपने बड़े से बंगले में अपने कमरे में अकेली रहा करती थी और कुछ नौकर हर वक्त उसकी सेवा में लगे होते थे। मालकिन, मैं आपका लंच लेकर आई हूँ। मालकिन ने कहा है कि आज जब तक आप पूरा खाना नहीं खा लेती, मैं आपको अकेले ना छोड़ूं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। तुम माँ को भेज दो, आज मैं माँ के हाथ से खाना खाऊंगी। मुझे हर साल की तरह इस साल भी कॉलेज में टॉप करना है, समझी तुम? कांता, तुम बाहर जाओ, मेरी बेटी का एग्जाम सर पर आ गया है, इसलिए उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, वरना अब तक ये घर में नहीं झरना देखने के लिए जंगल में होती। आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। इतना बोलकर निहारिका की माँ अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाती है और निहारिका पढ़ाई कर रही होती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद निहारिका अपनी माँ के साथ अपने बंगले के बाहर गार्डन में बैठी होती है, जहाँ उसके पिता खुद फूलों को पानी दे रहे होते हैं। पापा, जब आपको खुद ही अपने पौधों को पानी देना होता है तो आपने माली क्यों रखा है? माली तो इसलिए रखा है ताकि वो पेड़ पौधों का ख्याल रख सके, हमारी गार्डन का ख्याल रख सके, पर इन फूलों से पौधों को अपने बच्चों की तरह पाला है। जैसे तू मेरी औलाद है, वैसे ये सब भी मेरी औलाद है। अपने पिता की बात सुनकर निहारिका भी खड़ी हो जाती है और पौधों को पानी देने लगती है। और जब निहारिका ये सब सोच रही होती है, तभी घर में घर के मर्द आते हैं और रवि अपनी दादी से कहता है, दादी जी, मैं जानता हूँ आप लोग अभी तक निहारिका को दिल से अपना नहीं पाए हैं। निहारिका बड़े घर से है, उसकी फैमिली भी मुझे नहीं अपना पाई है,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बीवी को हर बात पर ताने दें। वो बड़े घर की होने के बाद भी हमारे इस छोटे से घर में काम करने की चीज सीखने की पूरी कोशिश कर रही है। क्या आपको ये सब नजर नहीं आता? माँ, रात गई बात गई। अब जो है जैसी है निहारिका बहू इस घर की बहू है। हम सबके लिए अच्छा यही होगा कि हम अपनी अमीर बहू को अपना लें। सभी घर वाले समय के साथ निहारिका को अपना तो लेते हैं, पर दादी सास अब भी निहारिका को नापसंद ही करती हैं। समय गुजरता है और अब खाली समय में पूजा और निहारिका जंगल जाती है और झरने के पास बैठकर काफी देर तक बातें करती है। तुम और देवर जी इतनी जगह मिले तभी तो आज तुम दोनों एक साथ हो। जब से शादी हुई है तब से तो तुमने देवर जी के साथ यहाँ आना ही बंद कर दिया। मैं तो कहती हूँ कभी कभी आ जाया करो। दीदी, पहले में और अब में बहुत फर्क है। अब वो काम करते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनका नुकसान हो। और माँ जी पापा जी भी तो खेत में कितनी मेहनत करते हैं। तुम बाकी से कितनी अलग हो। अच्छा निहारिका, चलो घर चलते हैं। वैसे मैं आज एक मटका लेकर आई थी झरने का पानी लेकर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत साफ और ठंडा होता है। इस तरह पूजा झरने का ठंडा और साफ पानी मटके में भरकर घर आती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और जब पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है तब रवि का दोस्त पवन उससे मिलने उसके घर आता है, जहां रवि और पवन घर के बाहर खाट पर बैठकर बातें करते हैं। यार भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा तूने इतनी अमीर घर की लड़की से शादी कर ली। वैसे मैं शहर में शिफ्ट हो गया, यहाँ तो बस अपनी फैमिली को लेने के लिए आया था। 2 दिन बाद गांव की सारी जमीन, घर, सारा सामान बेचकर शहर में ही शिफ्ट हो जाऊंगा। अब जब गांव आना ही नहीं है तो फिर गांव में क्यों जमीन छोड़ना, है ना? सच में शहर में तू बहुत बड़ी नौकरी कर रहा है क्या? पर तू तो मुझसे भी कम पढ़ा लिखा है। तेरी शहर में जॉब लग गई और मेरी नहीं। शहर में मेरे लिए भी कहीं कोई बात करना भाई, ताकि मैं भी तेरी तरह अपने पूरे परिवार के साथ शहर में शिफ्ट हो पाऊं, ताकि कोई मेरी बीवी को ताने ना दे सके। मैं भी काम करके अमीर होऊंगा, फिर देखता हूँ कौन मेरी बीवी को खरी खोटी सुनाता है। अरे तू तो मेरा बचपन का साथी है, मैं तेरे लिए कहीं ना कहीं जरूर बात करूंगा। पवन रवि से बात करके वहां से चला जाता है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और पवन शहर में रवि के लिए एक बड़ी सी कंपनी में बात करता है। शहर से रवि को फोन आता है और रवि नौकरी के लिए शहर जाता है और देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और 2 महीने बाद रवि गांव वापस आता है। अरे आ गया मेरा बेटा, पूरे 2 महीने बाद आया है। बेटा, शहर जाकर तो तू हमें भूल ही गया, बस अपनी बीवी से ही बात करता था। क्या तुझे हमारी याद नहीं आती? ऐसा क्यों बोलती हो दादी? मुझे हर वक्त आप लोगों की याद आती थी। मैंने तो फैसला कर लिया है, अब से हम लोग शहर में ही रहेंगे। शहर गांव से बहुत अच्छा है, वहाँ के घर, जमीन, सब कुछ बहुत अच्छी है। आपको पता है वहाँ की जमीन कितनी महंगी है? मैंने तो सोच लिया है, मैं अपने दोस्त पवन की तरह गांव का सब कुछ बेचकर आप लोगों के साथ शहर में शिफ्ट होऊंगा। माफ करना रवि, पर मैं गांव में ही काम करता हूँ और ये गांव ही हमारा असली घर है। रवि, मैं जानता हूँ तूने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हम लोग के लिए, पर तेरा भाई सही कह रहा है। क्या पापा, अब हर कोई शहर में रहता है, गांव में रखा है क्या? सूरज भैया, जब रवि भैया को काम मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं? आप भी शहर में काम कर लेना। माँ, पापा और भैया को बोलो ना कि हम भी शहर चलते हैं। शहर का नाम सुनकर काजल, पूजा, राजू और आशा काफी खुश होते हैं। वो लोग भी रवि के साथ शहर जाने की जिद करने लगते हैं। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और आखिरकार रवि अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करता है। बेटा, शहर की चकाचौंध जिंदगी देखकर तेरी आंखें चौंधिया गई हैं। माँ जी, मान जाइए ना, एक बार छोटी बहू के तो बारे में सोचो। कहाँ वो बड़े घर की लड़की हमारे घर में इतने दिनों से कैसे एडजस्ट कर रही है, ये बस वही जानती है। हाँ दादी जी, अब तो निहारिका को घर के सारे काम भी आ गए हैं और वो आपका कितना ख्याल रखती है। उसकी खुशी के बारे में तो सोचिए। काजल, पूजा, आशा रवि के जिद करने पर सूरज, विनोद और आशा इस बात के लिए मान जाते हैं और कुछ ही दिनों में रवि अपना घर, जमीन, खेत और घर में रखे सारे सामान को बेच देता है और पूरा परिवार अपना सामान बांधकर घर खाली करते हुए इमोशनल होता है। कभी सोचा नहीं था कि कभी शहर जाने के लिए इस घर को छोड़ना होगा। पता नहीं अब हम फिर कभी कब गांव आ पाएंगे। भैया, हमारे रिश्तेदार गांव में ही रहते हैं, अगर कभी दिल करेगा तो गांव आ जाना। अभी चलते हैं, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी और स्टेशन जंगल के रास्ते से है, वहां से कोई गाड़ी भी नहीं जाती, हमें पैदल ही जंगल पार करके जाना होगा। इतना बोलकर रवि अपने पूरे परिवार के साथ सामान लेकर घर से निकल जाता है। जैसे वो लोग जंगल पहुंचते हैं, रवि के पास फोन आता है और वो वहीं पर चुपचाप सिर पकड़कर बैठ जाता है। ये देखकर पूरा परिवार परेशान हो जाता है। क्या हुआ रवि, तू चलते चलते अचानक से रुक क्यों गया और रो क्यों रहा है? माँ, सब बर्बाद हो गया, मेरी नौकरी चली गई। मालिक का फोन आया था, वो कह रहे थे कि पिछले 10-15 दिन से काम सही से नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने सभी एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। जब तक उनका काम सही नहीं हो जाता हम में से किसी को भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है।
अगर मैं शहर में काम नहीं करूंगा तो घर का किराया कैसे भरूंगा? शहर में नई जमीन कैसे लूंगा? आप लोगों को कहाँ रखूंगा? रवि जब सारी बात अपने घर वालों को बता रहा होता है तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और पेड़ के पीछे से कुछ गुंडे हाथों में बंदूक, चाकू, हथियार लेकर बाहर आते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तुम सब सीधे खड़े रहो और जो कुछ है सब निकाल कर हमें दे दो, अगर जान प्यारी है तो। देखो, हमारे पास कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। अच्छा, लगता है इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। इतना बोलकर गुंडे सूरज पर हमला कर देते हैं और जब रवि अपने भाई को बचाने के लिए आता है तो गुंडे उसे भी मारते हैं, जिसके बाद में सारे गुंडे मिलकर उनसे उनके रुपए, सारे गहने और कीमती सामान लेकर वहां से भाग जाते हैं और बारिश में ही पूरा परिवार भीगते हुए अपनी किस्मत को कोसने लगता है। ये सब इस मनहूस की वजह से हो रहा है। जब से ये बड़े बंगले से हमारे गरीब घर में आई, हमारे घर में सब अशुभ होने लगा है और इसकी वजह से आज हम इस जंगल में बेसहारा लाचार बैठे हैं। दादी, बस करो, मेरी गलतियों का इल्जाम मेरी बीवी पर मत डालो। बस उसकी एक ही गलती है कि वो अमीर है, पर उसने अमीर का कभी घमंड हमें नहीं दिखाया। मुझे ठंड लग रही है, मैं बारिश में पूरी तरह से भीग गया हूँ। देखो ना, उन गुंडों ने मुझे कितनी तेज की धक्का दिया था, मेरे घुटने से भी खून आ रहा है। हमें वापस गांव जाना चाहिए, अपने घर। अब हमारे पास ना तो पैसे हैं और ना ही शहर जाने के लिए टिकट। बहू, कौन से घर जाओगी? तुम भूल गई, तुम्हारे देवर की वजह से हम बेघर हो चुके हैं। हमारा अब कोई घर नहीं है और ना ही हमारा कोई रिश्तेदार पास में है और कोई हमारी मदद क्यों ही करेगा। आज तक कभी किसी ने हमारी मदद करी है क्या? लगता है अब हमें इस जंगल में ही रात गुजारनी होगी। पूरा परिवार परेशान जंगल में बैठा होता है। बारिश भी बंद हो चुकी थी, पर शाम होने की वजह से जानवरों की आवाज आने लगती है और काजल की नजर एक हिरन पर पड़ती है। माँ, लगता है शाम के वक्त यहाँ काफी सारे जानवर घूमते हैं। अभी मैंने एक हिरन को यहाँ से जाते हुए देखा था और जानवरों की भी आवाज आ रही है। माँ, हम अपने घर नहीं जा सकते पर गांव वालों से मदद तो ले सकते हैं ना। यहाँ पर रात गुजारने के लिए बस एक ही जगह है, झरना। दीदी, माँ जी, आप सब खाने, पैसे और बिस्तर का इंतजाम करके आ जाओ। मैं काजल, दादी और राजू के साथ उस गुफा में जा रही हूँ। इस तरह आशा, पूजा और घर के तीनों मर्द गांव के अंदर जाते हैं और निहारिका बाकी परिवार के साथ उस गुफा में जाती है जो अंदर से पूरी सूखी होती है। चाची, अंदर से कितना अंधेरा है। भाभी, आपको कैसे पता इस जगह के बारे में? ये जगह बहुत सुंदर है बाहर से। शादी से पहले मुझे अकेले रहना बहुत पसंद था। अगर घर में कभी लड़ाई होती थी या मेरा मन नहीं लगता था तो मैं इस जंगल में ही आ जाती थी। तब तुम्हारे भैया इस जंगल से कॉलेज के लिए आया जाया करते थे और यहीं पर हमारी मुलाकात हुई थी। पर इस गुफा के अंदर मैं पहली बार आ रही हूँ। मुझे लगता था ये गुफा अंदर से गीली होगी, पर मैं गलत थी। ये तो पूरी तरह से सूखी हुई है। अब बस गाँव वाली हमारी कुछ मदद कर दें। इतना बोलकर निहारिका गुफा से बाहर निकलती है और आसपास से कुछ लकड़ियां जमा करके खराब कपड़ा बांधकर पत्थरों को आपस में टकराकर उसकी चिंगारी से आग जलाती है और गुफा के अंदर रोशनी होती है। तो वहीं गांव के अंदर आशा, पूजा, सूरज, रवि और विनोद अपनी जान पहचान वालों से मदद मांगते हैं। माफ करना आशा बहन, मैं तुम्हारी मदद कर देती, पर तुम तो जानती हो हमारा एक कमरे का घर है। हम तुम्हारे इतने बड़े परिवार को कहाँ रखेंगे। मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर पाऊंगी, पर मैं तुम्हें बिस्तर दे देती हूँ। इतनी मदद करने के लिए शुक्रिया। पूजा और आशा गांव की कुछ औरतों से चादर, बिस्तर और चटाई लेकर जंगल की ओर निकल जाती हैं। तो वहीं सूरज, रवि और विनोद भी अपने कुछ दोस्तों के घर जाकर मदद मांगते हैं। भाई, हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया है, हम बेघर हो गए हैं। अगर तू हमारी कोई मदद कर देता तो मैं तेरा एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। रवि, मैं तो कल सुबह सुबह खुद शहर जा रहा हूँ और तू तो जानता है मेरी माँ का नेचर, पर फिर भी मैं तुझे कुछ पैसे दे रहा हूँ, इससे तेरी थोड़ी तो मदद हो ही जाएगी। इस तरह रवि अपने दोस्त से कुछ पैसे लेता है तो वहीं सूरज और विनोद और अपने कुछ दोस्तों से राशन देकर पूरा परिवार जंगल के अंदर आता है और निहारिका उन सभी के सामान सबसे पहले गुफा के अंदर बिस्तर लगाती है और बाहर पत्थरों पर खाना बनाने लगती है, जिसे देख आशा पार्वती से कहती है, देखिए माँ जी, आप जिसे दोषी ठहरा रही थी, आज उसकी वजह से हम इस जंगल में रात गुजार पा रहे हैं। मेरी जिस बहू को सब्जी काटनी भी नहीं आती थी, आज वो पुराने जमाने के तरीकों को अपनाकर हम सभी के लिए खाना बना रही है। तू सही कह रही है बहू, इतने बड़े घर की लड़की है पर घमंड बिल्कुल नहीं। इतने दिनों तक हमारे साथ उसने गरीबी देखी, सारा काम करना सीखा और आज जब हम बेघर हो गए तो ये चाहती तो अपने मायके जा सकती थी। माँ बाप है, माफ कर ही देते, पर इसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। ये सब देखकर पार्वती के दिल में निहारिका के लिए जगह बन जाती है। कुछ ही देर में खाना बन जाता है और जब पूरा परिवार झरने के पास बैठकर खाना खा रहा होता है तो उन्हें जानवरों की आवाज सुनाई देती है।
हम अब भी जंगल में हैं और जंगल में ही खाना खा रहे हैं। आखिर कब तक हम इस गुफा में रहेंगे? हम किराए पर भी तो घर ले सकते हैं ना। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो हम गुफा के अंदर सो रहे हैं और कोई जानवर गुफा के अंदर आ जाए। डरो मत काजल, मैं गुफा के बाहर 4-5 मशाल जला दूंगी। कॉलेज में हमें ये सब चीज सिखाई गई थी जब हम जंगल में कैंपिंग करने के लिए जाते थे। और वैसे भी ये झरना है, जानवर झरना पार करके गुफा के अंदर नहीं आएंगे। निहारिका सही कह रही है। मैं और निहारिका खाली समय में अक्सर यहाँ आते थे और शाम को घर के लिए जाते थे। यहाँ के जानवर जंगल के अंदर ही घूमते हैं, इस जगह पर नहीं आते। ये जगह बिल्कुल सेफ है। इस तरह पूरा परिवार खाना खाकर गुफा के अंदर जाता है और निहारिका 4-5 मशाल गुफा के बाहर लगा देती है। पूरा परिवार सोने की कोशिश करता है, पर जानवरों की आवाज से और झरने की आवाज से उन्हें नींद नहीं आती। मैंने कभी नहीं सोचा था क्या कभी हमारे परिवार को यह दिन भी देखना पड़ सकता है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, आप सब मुझे माफ कर दो। बेटा, गलती तो हो चुकी है, अब इसे सुधारना होगा। मैंने कुछ जगह पर किराए के लिए बात करी है, पर कोई भी हमें किराए पर घर देना नहीं चाहता। हर कोई 5,000-10,000 रुपया एडवांस मांग रहा है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, एक या तो कमरे में गुजारा नहीं होने वाला। अब हमें पहले कुछ पैसे जोड़ने होंगे और जब तक हमारे पास पैसे नहीं आ जाते हमें इस जंगल में, इस गुफा में ही घर बनाकर रहना होगा। इस तरह सभी बात करते हुए सो जाते हैं और जब सब सुबह उठकर गुफा से बाहर निकलते हैं तो झरने को देखकर और पक्षी की आवाज सुनकर उन लोगों को काफी अच्छा महसूस होता है। झरने की पानी सफेद धार में गिर रही और चंचलता से बह रही थी। पक्षी की आवाज कोलाहल कर रही थी, तितलियां उड़ रही थी, ठंडी हवा बह रही थी और झरने की आवाज सुनाई दे रही थी। तो वहीं कोयल भी कुछ कह रही थी। रात भले ही बुरी हो गई हो, पर सुबह कितनी अच्छी लग रही, कितना सुंदर नजारा है। सूरज जी, आप काम पर जाओ। राजू, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आऊंगी। पापा जी, आप भी कहीं कोई काम देख लीजिए, क्या पता किराए पर कोई खेत दे दे खेती करने के लिए। शायद दीदी बिल्कुल सही कह रही है। काजल, क्या तुम मेरे साथ जंगल के थोड़े अंदर चलोगी? क्या पता कुछ फल सब्जी खाने को मिल जाए। इस तरह पूजा राजू को तैयार करके स्कूल लेकर जाती है। सूरज भी काम पर चला जाता है। अब विनोद और रवि काम की तलाश में गांव में जाते हैं और आशा पार्वती के साथ गुफा के अंदर बैठी रहती है। तो वहीं निहारिका अपनी नंद के साथ खाने की तलाश में जंगल में घूमती है। भाभी, आप पहले भी जंगल में रहती थी क्या? आपको तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं पीछे से कोई जानवर ना आ जाए। आप भी कोई डंडा उठा लो। जब काजल डरते हुए चल रही होती है तभी निहारिका के सामने एक खरगोश आता है जिसके हाथों में गाजर होती है। गाजर देखकर निहारिका काजल से कहती है, ये देखो काजल, इस खरगोश के पास गाजर है। इसका मतलब आसपास कहीं गाजर का पेड़ है या कोई दूसरे फल। चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। निहारिका और काजल जंगल के और अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें काफी सारे फल और सब्जियों के पेड़ नजर आते हैं। मुझे पता था इस जंगल में सब्जी और फल के भी पेड़ हैं। शादी से पहले जब मैं इस जंगल में झरने के पास बैठने के लिए आया करती थी तो कुछ औरतें साड़ी के पल्लू में फल और सब्जी लेकर आती थी और यहीं से धोकर गांव में उन्हें बेचने के लिए जाती थी। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ फल बाजार में बेच लूँ, इसी बहाने 2 पैसे भी हाथ आ जाएंगे। अब दोनों नंद भाभी कुछ सब्जियों और फल को तोड़कर वापस गुफा के पास आती हैं और काजल के साथ मिलकर गुफा के बाहर बैठकर खाना बनाती हैं और अपने घर वालों को खाना देते हुए कहती हैं, माँ जी, जंगल में हमें कुछ सब्जी और फलों के पेड़ मिले हैं। मैं ज्यादा मात्रा में फल भी तोड़कर लाई हूँ। सोच रही हूँ कि बाजार जाकर इन्हें बेच दूँ। बहू, तू फल बेचने के लिए बाजार जाएगी? तू इतने बड़े घर की लड़की है, ये सब कैसे कर पाएगी? दादी जी हालात सब सिखा देते हैं। जब माँ बाप ने ही साथ छोड़ दिया तो किस बात की अमीर। अब मेरा यही घर है और आप ही मेरे अपने हो। इतना बोलकर निहारिका एक बड़ी सी पन्नी में सारे फल रख लेती है और उन्हें बाजार ले जाकर बेचने लगती है। जहां उसके पिता उसे फल बेचते देख अपनी गाड़ी साइड में लगाकर अपनी बीवी के साथ बाहर आकर निहारिका को ताने देते हैं, मेरी मर्जी के खिलाफ गई, भागकर शादी की, इसलिए आज रोड पर फल बेच रही हो। अगर तुमने मेरी इज्जत न उछाली होती तो आज किसी इज्जतदार घर की बहू होती, इस तरह रोड पर फल नहीं बेच रही होती। पापा, ये तो अच्छे और बुरे समय का नतीजा है। अगर आज मेरी जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है तो देख लेना अच्छा भी होगा, और जब अच्छा होगा मैं आपको तब जरूर याद करूंगी। आप अपनी बेटी से कैसे बात कर रहे हैं? वो जैसी भी हमारी बेटी है, हो गई उससे गलती, माफ कर दीजिए ना। जिस दिन ये घर से भागी थी उसी दिन मैंने उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। अब ये मेरी बेटी नहीं, गाड़ी में बैठो। निहारिका के पिता उसकी मां को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर वहां से चले जाते हैं और यहाँ देख निहारिका को फिर से अपने बड़े बंगले की याद आती है जब वो अपने पिता के साथ फल की दुकान से फल ले रही होती है। अरे बेटा, तुम रहने दो, तुम्हें फल लेना नहीं आएगा। अम्मा, तुम खुद ही सेब छांट कर 1 किलो कर दो। बेटी, माना कि तुम लोग अमीर हो और तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए किसी राजकुमारी से कम नहीं, पर अपनी बेटी को कुछ चीज सिखा दो।
हालात किसी का सगा नहीं होता। अम्मा पहले फल बेचने का काम कर रही हो तो फल बेचो, हमें तुम्हारी राय नहीं चाहिए। अम्मा माफ करना, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं इसीलिए नाराज हो जाते हैं। पापा उनकी बात का बुरा मत मानो, पर मैं भी आपसे वादा करती हूँ, मैं कहीं भी रहूँ, कैसी भी परिस्थिति में रहूँ, मैं उनका सामना आपको करके दिखाऊंगी। फल बेचते हुए जब निहारिका ये सब सुन रही होती है तभी कुछ लोगों की उसके पास भीड़ जमा हो जाती है। तुम्हारे फल तो बड़े ताजा हैं, जल्दी से मेरे लिए 1 दर्जन केला और 1 किलो अनार दे दो। ग्राहक आने की वजह से निहारिका जल्दी से उन सभी को फल देती है और शाम होते ही सारे फल बेचकर वापस घर के लिए निकलने लगती है और अचानक से बारिश होने लगती है और वो फल बेचकर घर आती है। क्योंकि निहारिका भीग चुकी थी इसलिए उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। दीदी जी, ये कुछ पैसे जो फल बेचकर मैंने कमाए हैं आप रख लीजिए, चलिए अब खाना बना लेते हैं। निहारिका, तुम बारिश में भीग चुकी हो, तुम रहने दो, खाना मैं बना लूंगी। हाँ बहू, तुम रहने दो, हम तीनों भी आ गए हैं, मुझे किराए पर गेहूं की खेती का काम मिल गया है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। क्योंकि निहारिका को जुकाम हो चुका था इसलिए रवि गुफा के बाहर झरने के पास आग जलाता है और अपनी बीवी के साथ कुछ देर वहीं पर बैठ जाता है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और पूरा परिवार झरने के पास गुफा में अपने दिन काटते हैं। देखते ही देखते बहुत जल्द सूरज को उसकी सैलरी मिलती है, जो लेकर सूरज गुफा में आता है और अपने घर वालों से कहता है, ये देखो मेरी सैलरी आ चुकी है, घर में राशन भी है, मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह जाकर कहीं घर के लिए बात कर लूं और एडवांस पैसे देकर सेपरेट घर ले लूं जहां हमारा पूरा परिवार अच्छे से रह सके। हाँ, ये सही रहेगा, मैं भी खेती कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल मुझे भी कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस मुझे ही नौकरी मिल जाए तो मैं भी आप लोगों की कुछ मदद कर पाऊं। ये सब हुआ भी तो मेरे चलते। बेटा तू ऐसी बातें क्यों करता है, जो हो गया उसे भूल जा। इतना बोलकर पूरा परिवार गुफा के बाहर एक साथ बैठकर खाना खाता है। तभी उन्हें शेर के दहाड़ने की आवाज आती है और वो लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं। माँ, लगता है शेर आसपास में ही है, मुझे डर लग रहा है। डरो मत राजू, हमने मशाल जला रखी है, शेर यहाँ नहीं आएगा। पूरा परिवार डर से एक साथ बैठा होता है और शेर झरने से थोड़ी ही दूरी पर चक्कर काट रहा होता है। जैसे तैसे रात गुजरती है और सुबह होते ही जब पूरा परिवार अपना सामान उठाकर गुफा से जाने लगता है तो एक बार फिर तेज बारिश होने लगती है। पता नहीं आखिर भगवान हमसे चाहता क्या है, इस बारिश को भी अभी होनी थी। बारिश होने की वजह से पूरा परिवार अंदर से बैठकर झरने को देख रहा होता है। तभी रवि के पास फोन आता है और अभी रवि गुफा से बाहर निकलकर बारिश में भीगते हुए नाचने लगता है और अपने घर वालों को खुशखबरी देता है। माँ, दादी, पापा, भैया, भाभी, भगवान ने हमारी सुन ली है, मेरी कंपनी ने मुझे खुद फोन करके बुलाया है। अब हमारी कंपनी फिर से ग्रो कर रही है और वो चाहते हैं कि उनके पुराने एम्प्लॉइज वापस आ जाएं और जो नए लगे वो भी हम सब शहर जा सकते हैं। नहीं रवि, हम सब शहर नहीं जाएंगे, हम सब यहीं रहकर फिर से अपना खेत जमीन खरीदेंगे। तुम शहर में रहकर काम करो और वहीं रहकर कमा कर उन्हीं पैसों से घर खरीदो। मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है, भगवान ना करे अगर फिर कभी मुसीबत आ गई तो हम क्या करेंगे। इसीलिए हम अपनी गांव की जमीन को भी बचा के रखेंगे और शहर की भी। तो अब समय आ गया है कि हम फिर से पहले की तरह अपनी जमीन और खेत खरीदने शुरू कर दें। इस बार रवि अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाता। अब बारिश रुकते ही पूरा परिवार गांव वापस जाता है जहां सूरज किराए पर एक घर लेते हैं और पूरा परिवार उसी में रहता है। तो वहीं रवि शहर जाता है और दिन रात मेहनत करता है और पैसे गांव भिजवाता है, जिसके बाद पूरा परिवार सबसे पहले अपना घर वापस खरीदता है और अपने घर में वापस आता है। माँ, हम अपने घर में वापस आ गए। भले ही हमारा मिट्टी का छोटा सा घर है, पर मुझे तो यही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। सही कहा राजू, घर चाहे मिट्टी का हो या ईंट पत्थर का, अपना घर अपना ही होता है। अपने घर में आने के बाद पूरा परिवार काफी खुश होता है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और इन 6 महीनों में विनोद और सूरज दिन रात मेहनत करके अपना खेत भी खरीद लेते हैं और फिर से आशा और विनोद अपने खेत में जाकर खेती करते हैं। अपने खेत में काम करने का मजा ही कुछ और है। मैंने धान रोप दिया है, अब बस बारिश हो जाए ताकि हमारी फसल हरी भरी खेत में लहराए। हाँ जी, सही कह रहे हैं। अब देखिए ना, साल भर होने को है, रवि भी शहर में काम कर रहा है। कह रहा था कि उसने बैंक से लोन लिया है, कोई जमीन देखी है शहर में। अच्छा, मैं तो बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जो वो सोच रहा है बस वो पूरा हो जाए। कुछ ही देर में विनोद और आशा घर आते हैं जहाँ काजल सिलाई कर रही होती है। अरे, शहर से मेरे पोते का फोन आया है, अपनी मशीन चलानी बंद करेगी या नहीं। पार्वती के कहने पर काजल सिलाई करनी बंद कर देती है और पार्वती अपने पोते से बात करती है और रवि उन्हें बताता है कि उसने शहर में घर ले लिया है और ये खबर सुनते ही फिर से बारिश होने लगती है। ये लो, इसी बारिश में हम लोग बेघर हुए थे और इसी बारिश में अब हमारे पास 2-2 घर है। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है।